तो ये मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन अपना। तो आप लोग इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर देख पाएंगे। अच्छा, ये मीटिंग शेड्यूल मैंने सब लोगों से शेयर कर लिया है ना? तो यू कैन सी मीटिंग शेड्यूल। ओके, तो ये आपके जो है लिंक्स जो हैं ये थ्रू आउट द सेमेस्टर सेम रहेंगे। ओके, ये सैटरडे वाला लिंक सारे सैटरडेज के लिए सेम रहेगा, मंडे वाला लिंक सारे मंडेज के लिए, ट्यूसडे वाला ट्यूसडे के लिए, थर्सडे वाला थर्सडे के लिए। ठीक है ना? तो ये आप लोग आपस में शेयर कर लें। नेट स्लो है, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। अब देखिए, आपकी तरफ से हो सकता है ये नेट स्लो, मेरी तरफ से तो नहीं है प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये लिंक्स आप लोग आपस में शेयर कर लीजिए। मैंने गूगल क्लासरूम पर भी शेयर कर दिया है, कुछ लोगों को व्हाट्सएप कर दिया है। तो आई होप सबके पास अब तक ये होगा। तो ये लिंक्स हैं आप लोगों के। ठीक है, ये टाइम दे रखा है, कुछ रूल्स हैं। ठीक है, 10 मिनट शुरू के मैं इसमें ज्वाइनिंग के लिए मैं दूंगा, तो 2 से 2:10 तक। इसी तरीके से 8:50 से 9 बजे तक, 11:20 से 11:30 तक। ये 10 मिनट शुरू के ज्वाइनिंग के लिए हैं, एडजस्टमेंट के लिए हैं। ठीक है, और 10 मिनट के बाद नहीं अलाउ करेंगे किसी को। सेकेंडली, वीडियो सबको ऑन रखनी है अपनी। ठीक है, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर पे। तो ये बात हो चुकी है कि सिग्नल कंडीशनिंग में सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म सिग्नल कंडीशनिंग की वो है एम्पलीफिकेशन। कि कोई सिग्नल वीक है, उसको एम्पलीफाई करके उसका मैग्नीट्यूड बढ़ाना, सो दैट इट बिकम्स डिटेक्टेबल बाय द मेजरिंग डिवाइस। ठीक है, तो हम एक एम्पलीफायर इंस्ट्रूमेंटेशन में जो यूज होता है उसका नाम है इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर। हो सकता है पहले भी आप लोगों ने पढ़ा हो या इससे रिलेटेड कोई एक्सपेरिमेंट किया हो आप लोगों ने किसी लैब में। Instrumentation amplifier is particularly used in instrumentation systems, and it is designed to mimic or to copy the ideal characteristics of an amplifier. ठीक है, तो आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स के बहुत क्लोज होती है इसकी परफॉर्मेंस। देखिए, आइडियल जैसी तो कोई चीज होती नहीं है। ठीक है, अच्छा, शॉर्ट में से IA या INA, ये इसको इसको लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म इसकी। तो बेसिकली क्या है, हमने लास्ट टाइम देखा था कि ऑप एम्प क्या है? बेसिकली एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। दो टर्मिनल्स हैं, तो आउटपुट में जो हमें वैल्यू मिल रही है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ दोज वैल्यूज। एक इन्वर्टिंग टर्मिनल पर वोल्टेज है, एक नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर वोल्टेज है। बाहर क्या मिल रहा है हमें? A इंटू V1 - V2। ठीक है, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? वेरी क्लोज टू दैट ऑफ एन आइडियल एम्पलीफायर। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इसके, जिसमें खास तौर से सबसे पहला पॉइंट जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सेलेक्टेबल गेन विद हाई गेन एक्यूरेसी एंड लीनियरिटी। कि इसका जो हम गेन है वो वेरिएबल होता है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। दो टर्मिनल्स इसके हमारे पास अवेलेबल होते हैं जिसमें हम वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा के या पॉट जिसको हम कहते हैं वो कनेक्ट करके हम इसके गेन को वेरिएबल बना सकते हैं। दूसरी बात, गेन एक्यूरेसी बहुत हाई होती है, यानी इजीली आप जो है गेन को चेंज कर सकते हैं विद हाई एक्यूरेसी। एंड लीनियरिटी, मतलब आप लीनियरली चेंज कर सकते हैं गेन को। CMRR, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो, बहुत हाई होता है। लो थर्मल एंड टाइम ड्रिफ्ट, यानी टेम्परेचर का कोई इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसकी परफॉर्मेंस पर। इसी तरीके से एजिंग का भी कोई इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वेरी लो पावर कंजम्पशन, and it has high input impedance and low output impedance. ओके, अगर हम कमर्शियल ऑर्डिनरी ऑप एम्प से हम इसको कंपेयर करें तो देखिए इसमें क्या डिफरेंसेस हैं। द IA इज ऑफन अ पैकेज कंसिस्टिंग ऑफ ऑप एम्प्स, यानी इसमें मल्टीपल ऑप एम्प्स होते हैं। सिंगल ऑप एम्प से भी बन सकता है, टू ऑप एम्प से भी बन सकता है। यहाँ हमारा फोकस होगा 3 ऑप एम्प्स बेस्ड इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर पर। So IA is often a package consisting of op-amps wired up with accurate and stable feedback to give the desired gain.
विच कैन बी वेरीड बाय अ सिंगल रेजिस्टेंस। एक आप सिंगल रेजिस्टेंस से इसके गेन को आप चेंज कर सकते हैं। द IA कैन बी यूज्ड डायरेक्टली फॉर एम्प्लीफिकेशन सिंस इट वर्क्स इन क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन। कंट्रोल का आप लोगों ने कोर्स इससे पहले पढ़ा है, तो ओपन लूप सिस्टम एंड क्लोज लूप सिस्टम्स आप लोग समझते हैं। तो इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर को जनरली क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन में यूज किया जाता है। Depending upon the configuration used, the IA gives very high CMRR even when source impedance exceeds 1 mega ohm। अगर सोर्स इम्पिडेंस का इसके ऊपर, इसके CMRR के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और यहाँ पर कुछ कमर्शियल इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर्स हैं जिनका मैंने यहाँ पे नाम आपको दे रखा है, म्यू A725 LH0036। इसकी आप डेटा शीट देखें तो आप इसमें वेरियस स्पेसिफिकेशंस देख पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं चैट में टाइप कर दे रहा हूँ, देखता हूँ मैं चैट में अगर टाइप हो पाएगा तो। हाँ, alldatasheet.com ये एक वेबसाइट है। इस पर आप सिर्फ कंपोनेंट नंबर डालिए सर्च में और वो कुछ कंपोनेंट से रिलेटेड उसकी डेटा शीट, उसकी सारी स्पेसिफिकेशंस आपके पास आ जाएंगी, ठीक है। तो ये आप लोग को देखनी है ये डेटा शीट, और शायद असाइनमेंट में भी एक इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वो आपको करना है, ठीक। तो ये एक ऑप एम्प, 3 ऑप एम्प बेस्ड इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर है। कुछ भी नहीं है, देखने में बड़ा लग रहा है सर्किट, कोई कुछ बहुत ही सिंपल सर्किट है। देखिए एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर या एक ऑप एम्प ये है ए थ्री, और ए3 के जो टर्मिनल्स पे हम सप्लाई दे रहे हैं, जो वोल्टेजेस दे रहे हैं, वो और दो एम्पलीफायर्स से दे रहे हैं, ए1 और ए2। तो एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर हमने लिया, उसको हमने सप्लाई जो दोनों टर्मिनल्स पर दे दी, हमने दोनों टर्मिनल्स पर, वो भी हमने दो ऑपरेशनल एम्पलीफायर से दी। बिल्कुल सिंपल सर्किट, ठीक है। अब ये सर्किट आप समझ लीजिए, इसमें कुछ नहीं, ये आपका नॉर्मल इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। और ये एम्पलीफायर्स हैं आपके, ये नॉन इन्वर्टिंग यूनिटी गेन एम्पलीफायर्स की तरह काम कर रहे हैं। अब इस सर्किट का हमें एनालिसिस करना है, बहुत ही सिंपल, कोई कोई उसमें जो है बड़ी चीज नहीं, ठीक है। ये सर्किट अभी स्लाइड्स में आप लोग देख लीजिएगा, और डिटेल से स्लाइड्स मैंने पोस्ट कर दी हैं। और यहाँ पर ये जो टर्मिनल्स होते हैं हमारे पास जी एंड एच, ये हमारे पास जो है मौजूद होते हैं, ये एक्सेसिबल होते हैं टू द यूजर, ठीक है। और इस पर हम एक वेरिएबल गेन रेजिस्टेंस RG हम लगा सकते हैं, जिसको हम चेंज करके इसका हम ओवरऑल गेन हम ऑपएम्प 3 ऑपएम्प बेस्ड आईए का हम चेंज कर। अब इसका बड़ा ही छोटा सा डेरिवेशन है कि इसकी गेन का क्या एक्सप्रेशन होगा, वो हम देखते हैं। तो ये एक सर्किट है जो 3 ऑपएम्प बेस्ड आईए दिखाता है। कुछ नहीं है इसमें, एक इट कंसिस्ट ऑफ अ बेसिक डिफरेंशियल एम्पलीफायर A3 whose inputs are supplied from two non-inverting amplifiers A1 and A2। तो दोनों A1 एंड A2 किस मोड में है भाई? नॉन इन्वर्टिंग मोड में, क्योंकि V1 हम दे रहे हैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर, V2 हम दे रहे हैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, ठीक है। और अब हम आगे देखेंगे कि इसका यहाँ पर इस पॉइंट पर जो वोल्टेज आ रही है वो VO1 आ रही है, यानी जो पहले एम्पलीफायर का आउटपुट है वो VO1 है, जो दूसरे एम्पलीफायर का आउटपुट है इस पॉइंट पर वो VO2। तो यहाँ पर भी ये क्या है, बेसिकली दिस इज आल्सो एन एम्पलीफायर। तो यहाँ पर जो हमें वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी VO1 माइनस VO2, यानी डिफरेंस ऑफ दीज वैल्यूज। अब हम ये देखेंगे कि ये एक्सप्रेशन हमें कैसे डिराइव, देखिए एफ ई से एफ की तरफ जाने वाला करंट, हम मान लेते हैं कुछ ई से एफ की तरफ, ये वाला पाथ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ई टू एफ। ये क्या करंट होगा, जो यहाँ पर पोटेंशियल है, जो यहाँ पर पोटेंशियल है, डिवाइडेड बाय जितना रेजिस्टेंस उसको मिल रहा है, ठीक है। तो इट विल बी इक्वल टू VO1 माइनस VO2 डिवाइडेड बाय 2R प्लस RG। क्यों?
यहाँ पर VO1 है पोटेंशियल, सेम पोटेंशियल, और यहाँ पर VF पर क्या पोटेंशियल है, VO2, और बीच में इसको रेजिस्टेंस कितना मिल रहा है, दिस R1 प्लस R2, यहाँ F1 R F1 लिख रखा है हमने शॉर्ट के लिए, उसको R1 R2 कर दीजिए, या RF1 भी कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, इनको हम सेम मान रहे हैं कि दिस इज इक्वल टू R, दिस इज इक्वल टू R, R, दिस इज R, दिस इज R, एंड दिस इज RG। तो R प्लस RG प्लस R, so that becomes 2R plus RG। सिमिलरली IGH अगर हम इन पॉइंट्स के बीच में देखें, इन पॉइंट्स के बीच में, तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, G पर क्या पोटेंशियल है, देखिए ये और ये क्या हो जाएंगे, वर्चुअल शॉर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल था A पॉइंट पर, वही पोटेंशियल B पॉइंट पर होगा, और A पॉइंट पर क्या पोटेंशियल था, V1। तो यहाँ पर B पर या कह लीजिए G पर क्या पोटेंशियल है, V1। सिमिलरली H पर क्या पोटेंशियल है, H पर पोटेंशियल है हमारे पास V2। तो IGH क्या हो जाएगा, VG माइनस VH अपॉन RG। लेकिन VG क्या है, V1, VH है V2, तो V1 माइनस V2 अपॉन RG, V1 माइनस V2 अपॉन RG। बट ये दोनों करंट्स तो सेम है ना, सेम ही करंट है, तो इन दोनों करंट्स को हम इक्वेट कर दे रहे हैं। यहाँ पर इन दो इक्वेशंस को हमने इक्वेट कर दिया कि IEF इज इक्वल टू IGH। इसको हमने इक्वेट किया तो हमारे पास VO1 माइनस VO2 की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ V1 एंड V2। ये हमारे पास वैल्यू आ गई, जूम कर दे रहा हूं मैं यहाँ पे थोड़ा सा। VO1 माइनस VO2 इज इक्वल टू 2R प्लस RG अपॉन RG इंटू V1 माइनस V2। ये हमारी हो गई थर्ड इक्वेशन। अब हमने ये तो देख ही लिया था कि ये आपका एक इन्वर्टिंग मोड में काम कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये बेसिकली क्या है, आपका इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, तो इसकी इसमें क्या इसमें वैल्यू हमने अभी एक्सप्रेशन इसका देखा, माइनस R2 बाई R1 इंटू VO1 माइनस VO2। तो VO1 माइनस VO2 हमने ये कैलकुलेट कर लिया थर्ड इक्वेशन में, या आप यहाँ पे सिंपली रख दीजिए। Substitute the above value of differential voltage in the output voltage equation, then V output becomes minus R2 by R1 into 2R plus RG on RG into V1 minus V2। इस इक्वेशन को आप RG से डिवाइड कर दीजिए तो क्या रह जाएगा, RG by RG becomes 1, और ये रह जाएगा 2R अपॉन R। तो V नॉट यहाँ पे क्या हो गया, R2। अब इस माइनस साइन को हमने इसके साथ यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो यहाँ पे ये माइनस हमने इधर ले लिया, तो ये हो गया V2 माइनस। तो V नॉट इज इक्वल टू R2 बाई R1 इंटू 1 प्लस 2R बाई RG इंटू V2 माइनस V। तो ये आउटपुट वोल्टेज है, ये इनपुट वोल्टेज है। तो वही उसी तरीके की इक्वेशन आ गई A V2 माइनस V1। तो A क्या था, एम्पलीफायर गेन। तो ये जितना बाकी बचा वोल्टेज के अलावा, वो क्या हो गया, आपका गेन हो गया। तो R2 R1 या R अगर आपको एक्सेसिबल नहीं है, तब भी RG आपको एक्सेसिबल है, इन ये टर्मिनल्स आपको एक्सेसिबल हैं। आप इसको चेंज करके आप जो है इसके इसके गेन की वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं। तो हमने इस डेरिवेशन से, बड़ा ही छोटा सा डेरिवेशन था, इसमें हमने देखा कि गेन ऑफ एन IA इज डिपेंडेंट ओनली ऑन RG। बाकी वैल्यूज को हम फिक्स मान सकते हैं, ये डिजाइन वैल्यूज हो सकती हैं, एंड कैन बी वेरीड एज पर रिक्वायर। जैसा हम चाहेंगे हम उसको गेन को चेंज कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात। ये एक क्वेश्चन है, ये मैं पोस्ट कर दूंगा अभी क्लासरूम पर। ये आपको करना है, ये लास्ट टू लास्ट ईयर मिड सेम एग्जाम में पूछा गया था। कुछ नहीं करना है आपको, बाकी जितने भी रेजिस्टेंस हैं वो सिर्फ 10K के रखने हैं, और RG की वैल्यू जो है वो आपको अपने फैकल्टी नंबर की लास्ट 3 डिजिट्स को रखना है, और सिंपली गेन आपको कैलकुलेट करना है। बहुत सिंपल सी वैल्यू, इसमें बहुत सिंपल सा इसका आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं करना। ठीक है, जस्ट यूज द फॉर्मूला एंड फाइंड द वैल्यू। नेक्स्ट, अब ये है इसका लास्ट टॉपिक है इसका यूनिट का, IA यूजिंग ट्रांसड्यूसर ब्रिज। देखिए बहुत ही सिंपल है, सर्किट को देख के बिल्कुल मत घबराइए। देखिए इतना तो ये हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर हो गया, सिंपल, ठीक। और यहाँ पर हम एक एम्पलीफायर को A1 को
अप्लाई कर रहे हैं यूजिंग अ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज है, सब लोग जानते हैं। और व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने एक आर्म में एक हमने ट्रांजिस्टर लगा रखा है, कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज को वर्क करने के लिए सप्लाई चाहिए होती है, वो हमने दे रखी है। ठीक है, तो हम बेसिकली क्या चाह रहे हैं कि इसकी जो आउटपुट वोल्टेज हो, या और फिर हमने आउटपुट को यहाँ पे हमने कनेक्ट कर रखा है एक मीटर से। एमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है। तो हम चाह रहे हैं कि जो भी चेंज हो इन वैल्यू, वो यहाँ इस मीटर में रिफ्लेक्ट। तो ये इसका जो आउटपुट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये हम आगे देखेंगे, चेंज इन द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांसड्यूसर। तो टेम्परेचर बेस्ड ट्रांसड्यूसर हो सकता है, आरटीटी हो सकता है, थर्मोकपल हो सकता है, ठीक है ना, थर्मिस्टर हो सकता है, ठीक है ना। तो इसमें जो भी चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होने की वजह से उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा, और वो चेंज यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा इस मीटर, आउटपुट मीटर। एज सिंपल एज दैट। कोई मतलब इस सर्किट देख के लग रहा होगा कि अजीब बड़ा डिफिकल्ट सा सर्किट है। 3 एम्पलीफायर तो आपके इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर के हैं, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आउटपुट एम्पलीफायर को 2 और एम्पलीफायर से सप्लाई कर दिया, बन गया इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक एम्पलीफायर को सप्लाई कर रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज से, और उसको उसकी सप्लाई दे रहे हैं, पावर सप्लाई बैटरी। सिंपल। और आउटपुट में इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर के हमने एक मीटर लगा रखा है, जो रीडिंग यहाँ पर आएगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी या कैलिब्रेटेड होगी इन टर्म्स ऑफ चेंज इन द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस, नथिंग एल्स। तो इसके बारे में देख लें। द अबव सर्किट शोज अ सिंप्लीफाइड सर्किट of an instrumentation amplifier using transducer bridge. One of the arm of the bridge consists of a resistive transducer whose resistance changes as a function of some other physical quantity like temperature, pressure, light intensity, etc. Light intensity है तो LDR लगाएंगे, light dependent resistor. The condition of balance of the above bridge is VB. इस पॉइंट पे पोटेंशियल और इस पॉइंट पे पोटेंशियल, जब 2 पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज के, तो वो बैलेंस हो जाता है। ठीक है, और रेजिस्टेंस के टर्म्स में हमारे फिर जो रेजिस्टेंस का रेशियो होता है आर्म्स के, वो सेम होता है। आर सी बाई आर बी इज इक्वल टू आर टी बाई आर ए। अभी इसलिए हम आर टी लिख रहे हैं, अभी हम ये मान रहे हैं कोई चेंज हुआ नहीं है। ठीक है, जीरो कंडीशन। तो जीरो कंडीशंस पे यहाँ पे कोई चेंज अभी हुआ नहीं है टेम्परेचर में या ट्रांसड्यूसर के रेजिस्टेंस में। ठीक है, तो किसी पॉइंट पर वो बैलेंस है। अभी बाय डिफॉल्ट जो ब्रिज है आपका वो बैलेंस है, और जब बैलेंस है तो यहाँ पर आपको कोई वोल्टेज मिल नहीं रही, तो आपको यहाँ पर भी कोई रीडिंग आउटपुट में नहीं मिली। ठीक, द ब्रिज इज बैलेंस्ड, यहाँ ब्रिज होगा, ये प्लूरल में लिख दिया है। द ब्रिज इज बैलेंस्ड एट ए डिजायर्ड रेफरेंस कंडीशन डिपेंड्स अपॉन द स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी टू बी। हमने कुछ वैल्यू पे, मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस पे या 10 या रूम टेम्परेचर पे हमने ब्रिज को बैलेंस कर रखा है। अंडर दिस कंडीशन रेजिस्टर्स आर ए, आर बी, आर सी are selected in such a way that they all are equal and they are equal to the temperature transducer resistance. यानी हम बैलेंस कंडीशन पे हम रेशियो तो सेम है ही, हम इनकी वैल्यूज भी सेम मान रहे हैं, दैट आर ए, आर बी, आर सी और आर टी, ये चारों की वैल्यूज हम सेम मान रहे हैं। ठीक, तो एज द फिजिकल क्वांटिटी टू बी मेजर्ड चेंजेस, आर टी ऑल्सो चेंजेस। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो आर टी भी चेंज होगा, और उसमें वो चेंज कैसे रिफ्लेक्ट होगा, आर टी प्लस डेल्टा आर, कुछ डेल्टा आर वैल्यू से उसमें चेंज होगा। जैसे ही यहाँ पे चेंज होगा, ब्रिज आपका अनबैलेंस हो जाएगा। अनबैलेंस हो जाएगा तो आपको इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर के आउटपुट में कुछ वोल्टेज मिलने लगेगी, जिसको आप मेजर कर सकते हैं। हेंस द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द ब्रिज is a function of change in resistance of the transducer. Let us now derive the expression for V naught in terms of delta R. बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन है। अब हम ये मैथमेटिकली प्रूव करेंगे
कि जो आउटपुट वोल्टेज है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन डेल्टा आर। ठीक है, देखते हैं। देखिए, आप अब ये सर्किट देखेंगे, यहाँ पे ये सर्किट, तो आप पहले इन वैल्यूज को निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ बैटरी वोल्टेज ई। ठीक है, आपने सिंपली लगाया, क्या लगाया भाई, आपने वोल्टेज डिवीजन रूल लगाया और यहाँ पे आपने कैलकुलेट कर लिया। सो वी बी विल बी इक्वल टू आर बी अपॉन आर बी प्लस आर सी इंटू ई। ये वैल्यू आपने वोल्टेज डिवीजन रूल से कैलकुलेट कर ली। सिमिलरली वी ए कैलकुलेट आपने कर लिया, वी ए विल बी इक्वल टू आर ए अपॉन आर टी प्लस डेल्टा आर। वी ए विल बी इक्वल टू E into RA divided by this RT plus delta R, ये वैल्यू हो गई। अब VAB क्या होगा, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल क्या होगा, VA माइनस VB। VAB विल बी इक्वल टू VA माइनस VB। इन वैल्यूज को हमने सबट्रैक्ट कर दिया, E आपने कॉमन ले लिया। ठीक है, अभी हमने अज्यूम किया था कि ये सारी वैल्यूज जो है सेम है, RA RB RC RT सबकी वैल्यू सेम है, सबको हमने कह दिया ये R के बराबर है। तो एक्सप्रेशन आपका सिंप्लीफाई हो गया, R अपॉन 2R प्लस डेल्टा आर माइनस ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, R अपॉन 2R तो यहाँ हाफ रह जाएगा। तो VAB की वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट कर दी, E इंटू आर अपॉन 2R प्लस डेल्टा आर माइनस। ठीक, अब आप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आपने लिया और कुछ आपने छोटा सा सिंप्लीफिकेशन किया, यहाँ से 2R कैंसिल हो गया, ऊपर रह गया डेल्टा आर। ये आर भी आपका जो है कांस्टेंट ही है। और आउटपुट वोल्टेज क्या होगी अगर हम इस सर्किट में देखें, आउटपुट वोल्टेज इस सर्किट की V नॉट विल बी इक्वल टू आर एफ, ये वाली वैल्यू आर एफ अपॉन R1 और यहाँ पे इसके इनपुट पे क्या क्या वैल्यूज आ रही है, VAB आ रही है, VAB आ रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जो है इसको कैलकुलेट कर लेंगे सिंपली, कुछ नहीं करना। RF अपॉन R1 इंटू VAB, VAB की वैल्यू हमने इस एक्सप्रेशन से रख दी, सिंपल। जैसे ही हमने रखी माइनस साइन ये बाहर आ गया, RF अपॉन R1 डेल्टा आर अपॉन 2 इंटू 2R प्लस डेल्टा आर इंटू ई। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला। V नॉट की वैल्यू हम कह सकते हैं अब दैट, बाकी सब चीज कांस्टेंट है, RF कांस्टेंट है, R1 कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, सिर्फ डेल्टा आर कांस्टेंट नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं। और ई भी कांस्टेंट है, बैटरी को आप डीसी सप्लाई दे रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज को, तो हम ये कह सकते हैं आउटपुट वोल्टेज जो कि हम मीटर से मेजर करेंगे दैट इज फंक्शन ऑफ डेल्टा आर, या दैट इज चेंज इन रेजिस्टेंस। So it can be seen from the above equation that V naught is a function of change in the resistance delta R of the transducer. बहुत ही simple सा derivation. Since this change is caused by a physical quantity to be measured, a meter connected at the output can be calibrated suitably. हम आउटपुट मीटर का कैलिब्रेशन कर लेंगे, ये जो आउटपुट मीटर है आपका, और जो ये चेंज होगा वो आपको डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो जाएगा रीडिंग। इसकी कुछ और एप्लीकेशंस हैं इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर की, लेकिन आपके सिलेबस में यही है बस। अदर एप्लीकेशंस ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर विद ट्रांसड्यूसर ब्रिज इंक्लूड टेम्परेचर इंडिकेटर यूजिंग थर्मिस्टर, टेम्परेचर कंट्रोलर। अब ये जो आपके पास वैल्यू आई टेम्परेचर की, इससे आप कंट्रोल भी कर सकते हैं कुछ प्रोसेस। लाइट इंटेंसिटी मीटर, एनालॉग वेइंग स्केल। टेम्परेचर इंडिकेटर में क्या है, टेम्परेचर, इसमें हम थर्मिस्टर को यूज करते हैं as the transducer. Thermistor is a very sensitive temperature transducer. Most thermistors have negative temperature coefficient. ठीक है, यानी टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस कम होगा।
तो above circuit can be used to indicate the temperature by connecting a thermistor in the transducer arm. थर्मिस्टर आपने लगा दिया और आप आउटपुट मीटर को डायरेक्टली कैलिब्रेट कर सकते हैं कि वो आपको डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट में वैल्यू दे सकता है। ठीक। By selecting the gain of the instrumentation amplifier, the meter can be calibrated to read a desired temperature. Gain आप select कर लीजिए उसका and then you can simply find the reading of the temperature. In this circuit, the deflection of the meter depends upon the amount of unbalance in the bridge, which in turn depends on delta R. तो जितना ज़्यादा अनबैलेंस होगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर चेंज होगा, उतना डेल्टा आर में चेंज होगा और उतना ही ब्रिज में अनबैलेंस होगा और उसी हिसाब से आपको रीडिंग मिलेगी। द चेंज डेल्टा आर ऑफ द थर्मिस्टर कैन बी डिटरमाइंड एज फॉलोज। तो डेल्टा आर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ये गिवन होगा किसी मटेरियल के लिए इनटू फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। दिस इज एज सिंपल एज दैट। जैसे आप लोगों ने रेजिस्टेंस का देखा होगा उसी तरीके से, जैसे डेल्टा आर होता है आर इंटू डेल्टा थीटा या अल्फा इंटू डेल्टा थीटा, सॉरी अल्फा जहां टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है रेजिस्टेंस का, तो वही फॉर्मूला यहाँ पे आप लगा रहे हैं कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। इस पर बेस्ड बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, ये आप लोगों को अटेम्प्ट करनी है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको देखेंगे। इसको मैं अभी यहाँ पर, ये कलसी की बुक का है, ये दिस फ्रॉम द बुक ऑफ एच एस कलसी। और एच एस कलसी की बुक भी अब ऑनलाइन अवेलेबल है, अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो मिल जाएगी, सिंपल गूगल सर्च करिए। ठीक है, तो ये कुछ वैल्यूज उसमें दी हुई हैं और आपको आउटपुट वोल्टेज जो है वो मालूम करनी है। तो इसमें ये शायद कुछ मिस प्रिंट सही नहीं हुआ है, मैं ये क्वेश्चन सही से अभी पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को करना है नेक्स्ट क्लास तक, यानी मंडे तक। एक तो ये क्वेश्चन करना है, दूसरा ये मैंने गेन वाला क्वेश्चन जो दिया है, जो लास्ट ईयर मिड सेम में आया, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ क्लास खत्म कर रहे हैं अब, क्योंकि टाइम अब हो रहा है। तो अब नेक्स्ट क्लास आपकी मंडे को होगी। ठीक है, देखेंगे क्लास। ठीक है, 11:20 वाली क्लास मंडे को, लिंक आपको मिला हुआ है। एंड कर रहे हैं क्लास।